नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डोज की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आपको जिसे पता है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से मॉर्निंग डोज की इस क्लास में हमेशा की तरह एक शानदार जिंदाबाद कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से वापिस से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर होते ही है, साथ में आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिलेंगी, क्योंकि मॉर्निंग डोज की क्लास में आपको हमेशा यही चीजें देखने को मिलती हैं। और हमेशा की तरह ये जो मॉर्निंग डोज की क्लास है, एमसीक्यू के सहारे ही हम इस क्लास को पूरा अंत तक लेके चलेंगे। और एमसीक्यू जो आज का हमारा एमसीक्यू होगा, वो एमसीक्यू हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए सीधे काम की बात पे आते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ के सीधे काम की बात पे आते हैं बच्चों। और वो जो बातें हैं वो है कि एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग, कि एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है, जिनमें टिपिकल जो ड्रग होती है वो मोस्टली ईपीएस कोज करती हैं, ज्यादा स्ट्रांगली कोज करती हैं। और वो ईपीएस कैसे कोज करती हैं और कैसे हम उनका निदान कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये ईपीएस इस पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, या फिर हम उनको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो इस चीज को हम पढ़ेंगे कि आखिर एंटीसाइकोटिक ड्रग ऐसी क्या चीज है, आखिर करती ही क्यों है, ईपीएस जो आखिर वो कोज करती ही क्यों है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से सवाल 100% पूछा जाता है, ईपीएस बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग। और ये जो सवाल है, हम वीडियो बेस्ड सवाल इसमें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इसमें एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को पहचानना है कि ईपीएस में कौन सा सिम्टम ये आपको दिख रहा है और उसके आधार पर आपको पहचान करनी है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल ये बच्चों, ए पेशेंट इज टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग, एक पेशेंट है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग टेकिंग कर रहा है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर, लास्ट 3 से 4 सालों से एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है फॉर सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। यानी पेशेंट है, उसको साइकोसिस है, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, 3-4 साल से एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है। पेशेंट फॉलोड अप इन ओपीडी, पेशेंट ओपीडी में है, वापिस उसकी दवाइयां खत्म हो गई होंगी या फिर उसको और कुछ दिक्कत हुई होगी। ड्यूरिंग ओपीडी विजिट, जब पेशेंट ओपीडी विजिट करता है, फॉलोइंग अबनॉर्मल साइन सीन इन पेशेंट, कि इनमें जो फॉलोइंग है वो अबनॉर्मल साइन उस पेशेंट में सीन होता है इन पेशेंट एज शोन इन वीडियो, इस वीडियो में एक अबनॉर्मलिटी आपको दिखाई जाएगी और आपको पहचान करनी है कि ईपीएस में कौन सा इसका ईपीएस है। आइडेंटिफाई द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। सिंपल सी बात यह कि एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा पेशेंट और ईपीएस उसको हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम यानी ग्रुप होते हैं बहुत सारे, उसमें सिम्टम साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो कौन सा साइन है वो आपको बताना है। तो वीडियो में पहले दिखा देता हूं, हालांकि ये पीडीएफ फाइल तो यहाँ वीडियो नहीं होगा, अगली स्लाइड में मैंने वीडियो को रखा है। और वीडियो जो है बच्चों, ये वीडियो है और इस वीडियो में आपको पहचान करनी है ओके, ये वीडियो है, ये वीडियो आप देखेंगे और पहचान करेंगे। और ये आप देखेंगे, ये वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है और आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा कि पेशेंट का ये जो पेरी ओरल एरिया जो है, पेशेंट का ये जो पेरी ओरल एरिया जो है बच्चों, ये जो पेरी ओरल एरिया आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये पेरी ओरल एरिया आप देख सकते हैं, ये पेरी ओरल एरिया देख सकते हैं कैसे कर रहा है पेशेंट, पेशेंट का जो पेरी ओरल मूवमेंट जो होते हैं वो पेशेंट के हो रहे हैं। इस चीज के बेस पे आपको पहचान करनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना कि क्या इस पेरी ओरल ट्रीमर जो आ रहे हैं या मूवमेंट जो हो रहे हैं, इसके साथ में टंग का जो प्रोट्रूजन है वो है या नहीं है, या टंग प्रोट्रूज नहीं है या है, इस चीज का भी पहचान आपको करना है, क्योंकि ये एक स्पेशल सिंड्रोम से रिलेटेड चीज है। तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा और इसमें से आपको ये वीडियो एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। ये वीडियो आपको देख के ये पहचान करनी है कि ये जो आपको दिख रहा है ये ईपीएस का कौन सा पार्ट है। ये आपको पेरी ओरल ट्रीमर्स दिख रहे होंगे, ये सारे एक ऐसे पेशेंट कर रहा है, मुझे करना नहीं आएगा वैसे, पेशेंट ही कर रहा है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से हो रहा है। और एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी मोस्टली जो होगी वो आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, या इनको ओल्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग हम बोल सकते हैं, इनकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या चीज है, ये आपके पास में ऑप्शन ये है कि क्या इस पेशेंट में अक्यूट डिस्टोनिया उस पेशेंट में हो रहा है, क्या पेशेंट के साथ में स्यूडो पार्किंसनिज्म इस पेशेंट के साथ में हो रहा है, क्या ये पेशेंट जो है वो अकाथीसिया का शिकार है, या फिर क्या ये जो पेशेंट है वो टार्डिव डिस्काइनेसिया इस पेशेंट के अंदर हो रहा है। ये चारों चीजें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये चीजें होती क्या है।
और क्यों होती है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आखिर ये है क्या। ये नाम देके अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको अब समझ में आ जाएगा। अब हम पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल पढ़ रहे और मैं बता दूंगा ये सारी चीज, नहीं, हम इस सवाल की तह तक जाएंगे, हम पूरा एकदम बेस तक जाएंगे और हम बात करते हैं। आखिर देखिए ये जो ईपीएस है, ये जो कहानी जो वहां पे बन रही है, आपको ये सारे बहुत टाइप नाम दिख रहे हैं, आपको ये जो टफ टफ नाम दिख रहे हैं, ये जो सारी चीजें ये एक डोपामिन की वजह से हो रहा है, डोपामिन की बदतमीजी की वजह से ये सारी चीजें आपको दिख रही है। और ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम जो आपको दिख रहे हैं वो बेसल गैंग्लिया के नॉर्मल फंक्शन में अल्टरेशन की वजह से आपको दिखते हैं। और ये आखिर अल्टरेशन होते क्यों है, तो इन सब के पीछे एक हार्मोन होता है जो बहुत शानदार होता है, वो आपकी जिंदगी बदल देता है, सूरत बदल देता है। और वो जो हार्मोन होता है वो होता है डोपामिन हार्मोन। तो ये जो डोपामिन हार्मोन है, जब ये ज्यादा निकलता है बच्चों, ये हम बात करेंगे डोपामिन की। डोपामिन, और डोपामिन जो है बच्चों बॉडी में दो तरीके से निकलेगा। एक आपका निकलेगा ये, एक निकलेगा बच्चों ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, और एक निकलेगा आपका लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। दो कंडीशन होती है। जब ये ट्रेस अमाउंट में निकलता है इसको बोलते हैं पल्सेटाइल रिलीज। क्या बोलते हैं बच्चों, पल्सेटाइल, पल्सेटाइल रिलीज। यानी कि ये जो है वो नॉर्मली पूरी कंटिन्यूअसली आपके अंदर रिलीज होता रहता है, ये जो डोपामिन का जो टाइप है। और ये जो लार्ज अमाउंट जो है बच्चों, इसको बोलते हैं डोपामिन सेल्स। क्या बोलते हैं, डोपामिन सेल्स बोलते हैं बच्चों। और डोपामिन सेल्स जो बोलते हैं, डोपामिन सेल्स का मतलब ये होता है कि अब जब आप एक हेवी वर्कआउट जब आप कर रहे हैं, हेवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे एक ज्यादा अमाउंट में डोपामिन वहां पे रिलीज होता है, एक ज्यादा लार्ज अमाउंट में, उसको बोलते हैं डोपामिन सेल्स। और ये जो है वो आपका होता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी। यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तभी एक लार्ज अमाउंट आएगा डोपामिन का और वो आपकी बॉडी में रिलीज हो जाएगा और आपके काम करवा देगा। तो अब आप लगाइए जरा अपना दिमाग, कैसे आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो ईपीएस की जो कहानी यहाँ पे बनी है वो कौन से किस टाइप की वजह से बनी होगी, कौन सी चीज ज्यादा हानिकारक होगी? तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप एक्टिविटी करेंगे तब अगर लार्ज अमाउंट में आपका डोपामिन निकल रहा है तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो डोपामिन है वो सिर्फ एक्टिविटी के टाइम में निकलेगा और निकलेगा नहीं। तो जैसे ही आपने एक्टिविटी की, जितना डोपामिन आया उसका अपटेक हो जाएगा और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। बट डेंजर जो चीज है, अगर ये जो डोपामिन है जो पल्सेटाइल रिलीज हो रहा है, ये अगर ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है, और रेस्टिंग कंडीशन में अगर ये नॉर्मल से ज्यादा कंटिन्यूअसली रिलीज होने लग जाए पल्सेटाइल अमाउंट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लगातार बढ़ता इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो जो साइकोसिस जो होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है? इस डोपामिन की वजह से साइकोसिस या साइकोटिक या साइकोसिस जो भी बोल सकते हैं आप, साइकोसिस इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे हमें जो दिक्कत आती है वो इसकी वजह से आती है। अब डोपामिन करता क्या है एक्चुअली, देखिए साइकोसिस में क्या होता है, मैंने बताया था कि डोपामिन का जो लेवल है वो ज्यादा होगा, एक्चुअली ये दिक्कत होती है। और डोपामिन जब ज्यादा होता है बच्चों, डोपामिन जो होता है वो आपकी एक्टिविटी करता है किसके ऊपर है? आपके लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर आपकी एक्टिविटी करता है। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपका क्या काम करता है बच्चों, वो आपका लिम्बिक सिस्टम की वजह से आपका इमोशन आपके अंदर अगर कोई फियर आ रहा है, आपके अंदर फियर आ रहा है, और आपकी जो थॉट की जो प्रोसेस है, इस टाइप की जो चीजें होती है वो कौन आपका कंट्रोल करता है? वो आपका लिम्बिक सिस्टम की वजह से ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। अब यहां पे अगर यहां पे मुझे ये बताइए कि यहां पे अगर इन चीजों में गड़बड़ हो जाए इंसान के, तो उसकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी? क्या अच्छी रहेगी? तो यहां पे अच्छी नहीं रहेगी। अगर इमोशन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फियर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, थॉट प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या इसको परसेप्शन बोल सकते हैं। परसेप्शन में अगर पेशेंट में अल्टरेशन आएगा तो उसमें साइकोटिक सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ये एक जाहिर सी बात है। तो यहां पे क्या होता है, इन तीनों चीजों में डिस्टर्बेंस होता है, इमोशन में, फियर में और परसेप्शन में। और आपको पता है कि परसेप्शन के भी डिसऑर्डर आपको साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे इस तरीके से लिम्बिक सिस्टम में एक्शन होता है। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, मेनली इस चीज में क्या होगा कि दो चीजों पे इफेक्ट आता है। एक आपका लिम्बिक सिस्टम जो है
वो आपका अल्टर होगा। और दूसरा जो है बच्चों, दो पाथवे होते हैं आपके, डोपामिनर्जिक पाथवे 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 और कौन से, डोपामिनर्जिक पाथवे जो होते हैं बच्चों, डोपामिनर्जिक पाथवे जो है, पाथवे है, उनके अंदर आपका डिस्टरबेंस आएगा। और वो दो पाथवे कौन से होते हैं और वो कैसे आपको दिक्कत करते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। दो पाथवे कैसे आएंगे बच्चों, ये आपका एक तरीके से मैं ब्रेन बना रहा हूं आपका, ये आपका ब्रेन बना रहा हूं, मैं ब्रेन बना रहा हूं, यहां पे दो ब्रेन बना देता हूं बच्चों, दो ब्रेन बना देता हूं। हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम में आपको मजा ना आए, पर मजा इस क्लास में पढ़ के जरूर आएगा आपको। अब देखिए क्या होता है, ये आपका ब्रेन का एक तरीके से मैं रफ डायग्राम मैंने बनाया। और ये चीज मान के चलिए बच्चों कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया आपका फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल लोब बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं बच्चों। ये ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल है। और डोपामिन का जो होता है वो मिड ब्रेन यहाँ पे होता है, मिड ब्रेन से और बेसल गैंग्लिया से, वहां से इसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो मिड ब्रेन है और यहाँ पे एक पाथवे होता है, किसके बीच में, ऑक्सीपिटल लोब और मिड ब्रेन के बीच में एक पाथवे होता है, एक पाथवे होता है बच्चों, एक पाथवे होता है। और ये जो पाथवे है, ये जो पाथवे है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है, ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। और ये आपका है ऑक्सीपिटल रीजन, लिम्बिक सिस्टम के बीच में। तो इसको बोलते हैं, ये जो पाथवे है इसको बोलते हैं बच्चों मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे। अब अगर मान लीजिए, अब अगर यहां पे अपटेक ज्यादा हो रहा है डोपामिन का, अगर इस मीजोलिम्बिक पाथवे की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सिम्टम जो होते हैं सिजोफ्रेनिया के या साइकोसिस में, जो पॉजिटिव सिम्टम जो देखने को मिलते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं आपको, जब आपके मीजोलिम्बिक पाथवे में डिस्टर्बेंस आएगा, तब वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पॉजिटिव सिम्टम्स में, पॉजिटिव सिम्टम्स आपको इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पाथवे होता है आपका, दूसरा जो पाथवे होता है बच्चों, वो कौन सा होता है आपका, एक पाथवे होता है आपका, ये आपका मैं बना देता हूं मिड ब्रेन, यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपका मिड ब्रेन है। और ये आपका फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो भी एक बार, ओके थोड़ा सा दिख रहा है आपका। ये आपका क्या बच्चों, ये फ्रंटल लोब है। और यहां पे क्या होगा, अब ये यहां पे क्या होगा, ये आपका मिड ब्रेन है और ये फ्रंटल, ये प्री फ्रंटल जो एरिया है, यहां पे इन दोनों के बीच में जो पाथवे जो होगा, मिड ब्रेन और प्री फ्रंटल के बीच में जो पाथवे होगा बच्चों, उसको बोलते हैं मीजोकॉर्टिकल पाथवे। क्या बोलते हैं, मीजोकॉर्टिकल पाथवे। दो पाथवे की बात बताई थी, एक मैंने बता दिया कि मीजोलिम्बिक की वजह से पॉजिटिव सिम्टम देखने को मिलेंगे, और यहां पे मीजो कॉर्टिकल जो पाथवे, इस पाथवे को जो बोलते हैं, जो प्री फ्रंटल एरिया में और मिड ब्रेन के बीच में जो होगा उसको मीजोकॉर्टिकल बोलते हैं। और इसके अंदर जब डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे नेगेटिव सिम्टम्स, इसकी वजह से देखने को मिलते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आपको इसकी वजह से देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, मीजोकॉर्टिकल की वजह से। और यहां पे जो है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है बच्चों, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे पेशेंट की खत्म हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा कि पेशेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस जो आता है साइकोसिस वाले पेशेंट में, वो पॉजिटिव सिम्टम्स की वजह से उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। उसमें जो दिक्कत जो आती है, आई थिंक अगर छोटा हो जाए तो कोशिश करनी, ओके नाइस, छोटा हो चुका है। अब उस पेशेंट में अगर जो दिक्कत आती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिहेवियर ऑफ लाइफ जो डिस्टर्बेंस होता है, वो पॉजिटिव सिम्टम्स की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आती है सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस वाले पेशेंट को। उसमें दिक्कत जो आती है वो नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से ही आती है, और नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से दिक्कत जो आती है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे उसके इमोशन पूरे खत्म हो जाएंगे, उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी पेशेंट की, उसमें फेयर अजीब सा हो जाएगा, इमोशन सारे चेंज हो जाएंगे, परसेप्शन सारे चेंज हो जाएंगे, दुनियादारी की अनाप शनाप चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे ये चीजें आप देखने मिलती है। तो लिम्बिक सिस्टम में और दो पाथवे में यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा। अब ये डिस्टर्बेंस आता जब है, जब आपका डोपामिन का लेवल ज्यादा होता है, उस टाइम पे आता है, और पॉजिटिव सिम्टम जो है वही लीड करवाते हैं आगे जाके नेगेटिव सिम्टम्स को। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका मीजोलिम्बिक पाथवे और आपका मीजोकॉर्टिकल पाथवे, मीजोकॉर्टिकल
पाथवे, इन दोनों के बीच में अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक खुशनुमा जिंदगी जीनी है, तो एनश्योर रहे कि इन दोनों का जो लेवल जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, साइकोसिस वाले पेशेंट में क्या देखने मिलेगा, जब मेसोलिम्बिक पाथवे की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डोपामिन का जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। ये उल्टा है, यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे, मेसोलिम्बिक पाथवे की एक्टिविटी जैसे ही ज्यादा होगी, मेसोकोर्टिकल पाथवे की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे जैसे ये होता है, डोपामिन का लेवल यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जैसे ही मेसोकोर्टिकल लेवल जो पाथवे जो डिक्रीज होगा, यहाँ पे जो एक्टिविटी जो बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, आपकी 5-HT सीरोटोनिन जो है उसका लेवल बढ़ेगा। क्या? सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा। और ये जो सीरोटोनिन का लेवल है, ये जो मेसोकोर्टिकल पाथवे है, इसकी वजह से ही क्या आता है, नेगेटिव सिम्टम इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? सीरोटोनिन या मेसोकोर्टिकल पाथवे की वजह से देखने को मिलता है। अब मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि अगर आपको कोई दवाई अगर देनी हो तो ये दो चीजें हो गई, एक डोपामिन होगा, एक सीरोटोनिन होगा। अगर किसी पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम अगर प्रेजेंट है तो आप क्या देना चाहेंगे? आपको क्या आप उसको D2 रिसेप्टर दवाइयां देना पसंद करेंगे? तो D2 रिसेप्टर दवाइयां देने का यहाँ पे कोई फायदा होगा नहीं ज्यादा, क्योंकि D2 रिसेप्टर दवाइयां वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को वो अपटेक नहीं करवाने देंगी, वहां पे डोपामिन का लेवल कम करेंगे, D2 रिसेप्टर जो ब्लॉकर होंगी। बट यहाँ पे हमें जो नेगेटिव सिम्टम मिल रहे हैं वो सीरोटोनिन की वजह से मिल रहे हैं, तो क्या वो चीजें फायदेमंद होगी? तो नहीं होगी। तो आप हमेशा एक चीज दिमाग में याद रखना कि पॉजिटिव सिम्टम जब आते हैं पेशेंट के अंदर, उस टाइम पे ही D2 रिसेप्टर दवाइयां आपके काम की होती हैं। यानी टिपिकल जो दवाइयां होती हैं, टिपिकल जो ड्रग है वो मोस्टली आपके पॉजिटिव सिम्टम्स में काम आती है, नेगेटिव सिम्टम्स में ज्यादा इफेक्टिव होती नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सिम्टम जो है वो सीरोटोनिन की वजह से होता है। तो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए जो बनी होती है वो होती है नेगेटिव सिम्टम्स के लिए जो दवाइयां बनी होती है वो होती है एटिपिकल दवाइयां होती हैं। जो नई न्यू जनरेशन दवाइयां होती है वो उसके लिए बनी होती है। तो यहां पे आपका, इसलिए जब पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं तो उस पेशेंट में D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, उसको वेरी लो डोज के अंदर देते हैं, बहुत कम डोज में देते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा रोल यहाँ पे होता नहीं है। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो EPS की कहानी है ये आखिर कैसे बन के आती है। अब आपके ये समझ में आ गया कि यार ये पाथवे और डोपामिन के साथ में ये कहानी होती है। तो ये जो डोपामिन है भाई साहब, ये क्या करता है आपका, ये जो डोपामिन है वो नॉर्मल चीजों में ये काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डोपामिन जो होता है बच्चों ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। आपको पता है जो हम साइकोसिस के लिए जो दवाएं देंगे वो क्या करेंगे, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। और D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि डोपामिन का जो लेवल है कम होगा, पेशेंट की जो एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी डोपामिन आपको पता है मोटर एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होता है, D2 रिसेप्टर जैसे ब्लॉक होगा, इसका मतलब यह है कि बच्चों यहाँ पे जो बेसल गैंग्लिया जो है उसके नॉर्मल फंक्शन में क्या होगा, अल्टरेशन होगा। और बेसल गैंग्लिया का नॉर्मल फंक्शन में क्या आते हैं, मोटर एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बेसल गैंग्लिया, डोपामिन यही करते हैं। तो जब बेसल गैंग्लिया अल्टर हो जाएगा तो यहाँ पे मोटर एक्टिविटी भी क्या होगी, मोटर एक्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, अल्टर हो जाएंगे, मोटर एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी। और मोटर एक्टिविटी अल्टर हो जाएंगी तो कुछ ऐसे सिम्टम्स निकल के आते हैं, ऐसी दवाइयां जो, अब मुझे एक चीज बताइए कि बेसल गैंग्लिया अल्टर हुआ तो अगर कोई दवाई ऐसी हो जो बेसल गैंग्लिया को कम अल्टर करती है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दवाई है वो क्या करेगी, EPS कम कोज करेगी। ऐसी दवाई जो बेसल गैंग्लिया की लेवल को, बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी को ज्यादा अल्टर करती है तो वो क्या करेगी, EPS ज्यादा कोज करेगी। और ये किसकी वजह से हो रहा है, D2 रिसेप्टर ब्लॉक की वजह से। D2 रिसेप्टर ब्लॉक कौन सी करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसलिए EPS जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो किसके साथ में देखने को मिलता है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग, यानी क्लोरप्रोमाजिन या आपके हेलोपेरिडोल हो गए, इन दवाइयों के साथ में EPS ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ही इसको करते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स वाली दवाइयां जिनको न्यू जनरेशन दवाइयां बोलते हैं, उनके साथ जैसे रेस्पेरिडोन हो गई, क्लोजापिन हो गई, ये जो है आपकी EPS कम कोज करती है, क्योंकि ये आपके बेसल गैंग्लिया के ऊपर ज्यादा एक्शन आपको दिखाने को नहीं मिलती। इसलिए EPS जो इंड्यूस होता है वो किससे होता है, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, फर्स्ट जनरेशन टाइप की दवाइयां, उनके साथ में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये जो है वो इसलिए होता है। अब देखिए EPS कब होगा, जैसे ही मोटर एक्टिविटी थोड़ी अल्टर हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा, पेशेंट के साथ में कुछ नए सिम्टम देखने मिलेंगे, एक्स्ट्रा सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं,
इसकी वजह से बेसल गैंग्लिया अल्ट्रेशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी, एक्स्ट्रा सिम्टम देखने को मिलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। और इनको शॉर्ट फॉर्म में जो पॉपुलर जो चीज है इसकी उसको बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस के नाम से ये प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। इसलिए अब देखिए ईपीएस में क्या होता है, जब ये दवाइयां, ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट को मार ही देती है, ऐसा नहीं होता। ये जो दवाई है ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अपने इफेक्ट बना के देती हैं, और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इफेक्ट कैसे बना के देती हैं वो आप देखेंगे कि जैसे ही इस दवाई को बच्चों क्या होगा, फ्यू हावर्स हो जाएंगे। अब मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको सवाल की तरफ लेके चलता हूं, वहीं पे इसका हम सोल्यूशन करेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस दवाई को क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट को इनटेक करता है, फ्यू हावर्स टू फ्यू डेज जब होगा, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही फ्यू डेज के लिए जब ये पेशेंट जब ये लेगा, तो उसमें क्या होगा, उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा अक्यूट डिस्टोनिया उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। और उस डिस्टोनिया का मतलब क्या है, डिस्टोन है उसमें डिस्टर्बेंस होगा, और अक्यूट डिस्टोनिया जब आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे पेशेंट में क्या होगा बच्चों, पेशेंट में नेक मूवमेंट और आई बॉल जो है वो क्या होती है बच्चों, अपवर्ड फिक्स हो जाती है। यानी पेशेंट का जो पोस्चर जो पेशेंट का ऐसे हो जाता है ईपीएस में, जब उसको एक्यूट डिस्टोनिया वहां पे होगा, तो ये यहां पे आपको देखने मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इसको बोलते हैं, किसको, एक्यूट डिस्टोनिया को। और ये जो एक्यूट डिस्टोनिया कब होता है आपको पता चल गया कि ये जो होगा वो आपका होगा फ्यू हावर्स टू फ्यू डेज। यानी जैसे ही आपने दवाई स्टार्ट की, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो यही आपको सबसे देखने को मिलेगी। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही एक्यूट डिस्टोनिया आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले देखिए, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि ईपीएस के अंदर अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है, तो अर्लीस्ट सिम्टम का अगर एमसीक्यू पूछे, तो वो आपका क्या होगा, आपका एक्यूट डिस्टोनिया जाएगा। और ये जो एक्यूट डिस्टोनिया, इसमें क्या होता है बच्चों, टंग का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। टंग जो है बच्चों रोलिंग होती है फॉरवर्ड, बैकवर्ड रोलिंग होता है टंग का, किसमें, एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर। और जब ये पेशेंट को एक्यूट डिस्टोनिया होता है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट सिम्टम अगर एक्यूट डिस्टोनिया, तो एक्यूट डिस्टोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, आप अच्छी दवाई, आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी दवाई होगी जो उसको ट्रीट कर देगी, तो आप ये बोलेंगे कि प्रोमेथाजीन जो है वो होती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस, किसके लिए, एक्यूट डिस्टोनिया के लिए। तो पहला ईपीएस में जो आता है वो ये आता है। दूसरा जो होगा बच्चों, दूसरा ईपीएस में जब ये दवाई हमें फ्यू डेज टू फ्यू वीक दे देते हैं, फ्यू वीक हम अगर बच्चों दे देते हैं, तो यहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट लेगा और कुछ दिन हो गए और कुछ दिन से कुछ हफ्ते हो गए, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उस पेशेंट में सूडो पार्किंसोनिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्या, सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलेगा। तो वही सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, सफलिंग गेट आपको देखने को मिलेगा, पिल रोलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, पिल रोलिंग मूवमेंट या ट्रिमर उसको बोल सकते हैं। पिल रोलिंग ट्रिमर आपको मास्क लाइक फेस हो जाएगा पेशेंट का। ये चीजें आपको सूडो पार्किंसोनिज्म के साथ में देखने को मिलती है। और ये जो सूडो पार्किंसोनिज्म है एपीएस में कब देखने को मिलता है, जब फ्यू डेज से फ्यू वीक्स तक आप इसको ले लेते हैं तब। तीसरा जो आता है बच्चों, तीसरा जो आएगा वो आपका मोस्ट कॉमन जो होगा वो भी यही होगा। तीसरा जो ईपीएस का इफेक्ट आएगा, जब आप इस दवाई को फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स आप लेते हैं, जब आप कुछ सप्ताह से लेके बहुत सारे महीनों तक इस दवाई को कंटिन्यू रखते हैं, तो यहां पे एक आता है उसको बोलते हैं बच्चों अकाथीसिया। अकाथीसिया क्या बोलते हैं, अकाथीसिया इसको बोलते हैं। और ये जो अकाथीसिया है ये मोस्ट कॉमन ईपीएस है।
एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम में अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है आपका अकाथीसिया होता है। और इस अकाथीसिया में क्या होता है बच्चों, मोस्टली एक ही चीज याद रखना कि रेस्टलेसनेस उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा सवाल जो आएगा ये नॉर्सेट 2021 में सवाल पूछा गया है। नॉर्सेट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें अकाथीसिया के लिए पूछा गया था कि अकाथीसिया क्या चीज होती है, या एक पेशेंट है वो ईपीएस एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है और जब उस पेशेंट को 6-7 महीने हो गए उसके बाद में ये देखने को मिला कि वो जो पेशेंट है वो रात को सोता नहीं है या दिन को सोता नहीं है, वो पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहता है, कंटिन्यूअस वॉकिंग करता है। ये इसका क्लासिकल फीचर रहेगा। पेशेंट क्या करेगा, कंटिन्यूअस क्या करेगा, पेशेंट वॉकिंग करेगा, यानी पेशेंट जो है ऐसे घूमता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, ऐसे जैसे उसका कुछ खो गया, इस तरीके से क्या करेगा पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली आपका घूमता रहेगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर मोटोर वीकनेस इस पेशेंट में आती है और पेशेंट का जो कैलोरी इंटेक जो है वो हमें इस जगह पे पेशेंट का बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां फिजिकल मूवमेंट पेशेंट का ज्यादा होता है। तो यहां पे पेशेंट की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाई कैलोरी डाइट यहां पे पेशेंट को देनी है। इसके बाद में, और ये जब अकाथीसिया जब होगा बच्चों, अकाथीसिया जब होगा तो अकाथीसिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस इस पेशेंट को प्रोपेनोलोल इसको दे देनी है। प्रोपेनोलोल जो है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है किस पेशेंट के लिए, जिसमें अकाथीसिया प्रेजेंट होता है। और मोस्ट कॉमन ईपीएस भी यही, अगर आपको सवाल पूछा जाए। लास्ट में एक और देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आपको यहां पर देखने मिलेगा, जो हम जिस सवाल की हम बात कर रहे थे कि वीडियो हम देख रहे थे कि आपको पेरी ओरल ट्रिमर वगैरह वहां पे जो देखने मिल रहे थे, जब पेशेंट क्या होगा, ये जो दवाई है वो फ्यू मंथ टू जब ये पेशेंट है फ्यू ईयर्स, यानी कुछ महीनों से जब कुछ सालों तक ये चीजें चली जाएगी, 3 से 4 साल। अब देख लिए सवाल में मैंने ये बोला था कि पेशेंट है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा था, और कितने दिन से ले रहा था वो जो पेशेंट वो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा था पिछले 3 से 4 साल तक, 3 से 4 साल से ले रहा था। सबसे पहले तो ये पहचान लेना है कि 3 से 4 साल ले रहा है मतलब कि पेशेंट में लेट सिम्टम आ रहे हैं, और लेट सिम्टम जो आता है जो फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर में दिखता है उसको बोलते हैं बच्चों टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब आपको समझो, काइनेसिया यानी मतलब काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी मूवमेंट सही नहीं है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया जब आप कब देखने को मिलता है, जब आपके अंदर एक पेशेंट जो दवाई है वो फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स के लिए ले लेता है और टार्डिव डिस्काइनेसिया उसमें देखने मिलता है। और इसमें क्या होगा, इसका क्लासिकल फीचर ये होता है कि पेरी ओरल ट्रिमर होते हैं इस पेशेंट में। क्या होते हैं बच्चों, पेरी ओरल ट्रिमर इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि पेशेंट का ये जो पेरी ओरल एरिया यहाँ पे आपको ट्रिमर देखने को मिलेंगे या मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और टंग का फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होगा, टंग का फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होता है, यानी पेशेंट क्या करेगा ऐसे यानी जीभ पेशेंट की बाहर आई ऐसे करता रहेगा, यानी मूवमेंट जो होंगे वो पेशेंट के होंगे, इसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। और ये जो टार्डिव डिस्काइनेसिया बच्चों, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है आपकी टेट्राबेंजीन इसके लिए। इसका पूरा नाम जो होता है वो ड्यूटेट्राबेंजीन इसको पूरा बोलते हैं, जो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी एफडीए अप्रूवल कोई विशेष दवाई अभी तक नहीं बनी है इसके लिए, पर जो सबसे अच्छी जो दवाई इसमें हम दे सकते हैं वो टेट्राबेंजीन या ड्यूटेट्राबेंजीन इसमें देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस आप में यहां पे होता है। पर मैंने तो ये बताया टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है, पेरिओरल ट्रिमर होता है और टंग जो है वो फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होता है, यानी ऐसे कुत्ते की तरह पेशेंट लगता है। और हमारे वीडियो में क्या दिखा था, एक बार वीडियो में आपको दिखाऊं, वीडियो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये वीडियो देखिए बच्चों, और इस वीडियो में तो टंग का तो फॉरवर्ड मूवमेंट है ही नहीं, तो आप टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या इसको बोल सकते हैं, तो टंग का फॉरवर्ड मूवमेंट तो इसमें है ही नहीं, ओनली पेरिओरल ट्रिमर इस पेशेंट के अंदर है। ये क्या है बच्चों, टंग का फॉरवर्ड प्रोट्रूजन नहीं है, ओनली पेरिओरल ट्रिमर है। तो ये जो है वो आपका किसके अंदर आता है बच्चों, ये आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर ही आता है। ओके, ये रहा, ये जो है ये ओनली, अगर टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है बच्चों, अगर टार्डिव डिस्काइनेसिया पेशेंट में है,
टार्डिव डिसकाइनेसिया अगर इस पेशेंट में है किसी में, और इसमें ओनली पेरी ओरल ट्रिमर्स अगर आपको देखिए, पेरी ओरल ट्रिमर अगर आपको दिखी, पेरी ओरल ट्रिमर आपको दिखिए, इसका मतलब क्या है कि इस पेशेंट में टंग का प्रोट्रूजन नहीं है। तो ये सिर्फ अगर पेरी ओरल ट्रिमर दिखे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं रेबिट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रेबिट सिंड्रोम, रेबिट सिंड्रोम बोलते हैं। और ये जो है वो टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर ही आता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो बनेगा, हालांकि इसमें फॉरवर्ड प्रोट्रूजन नहीं है, पर हमें जो राइट आंसर जो करना होता है वो हमेशा वो करना होता है जो ज्यादा क्लोज होता है। और ज्यादा क्लोज यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ज्यादा जो क्लोज होगा वो होगा आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया। क्या होगा बच्चों, टार्डिव डिस्काइनेसिया यहाँ पे आपका ज्यादा क्लोज होगा। तो ये ईपीएस आपको समझ में आया होगा कि आखिर कहानी क्या है आखिर। और देखिए अगर सबसे ज्यादा ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है वो वही कोच करेंगे जो ज्यादा स्ट्रांगली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो हेलोपेरिडोल जैसी दवाएं वो सबसे ज्यादा करते हैं, और सबसे कम में जो होते हैं वो क्लोजापिन जो है वो सबसे कम आपकी जो नई जनरेशन वाली ड्रग है उनमें वो ब्लॉक करती है। तो ईपीएस जो है वो न्यूअर ड्रग्स के साथ में कम देखने को मिलेगा। ये जाहिर सी बात है कि वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करके वो आपके सीरोटोनिन के ऊपर काम करती है, इसलिए आपको वहां पे कम देखने को मिलते हैं। और पुरानी वाली दवाई के साथ में ईपीएस क्यों देखने को मिलता है ये आपको समझ में आ गया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास सही लगे तो कमेंट में छोड़ दीजिए अपना रिव्यू, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।